समुंदरों के सफर पर हैं रहनुमा भी नहीं, हम ऐसे लोगों की कश्ती का नाखुदा भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बिहार की धरती से एक बार फिर देश में सियासत की दशा और दिशा बदलने का शंखनाद हुआ है। राहुल गांधी ने पटना से बदलाव का बिगुल फूंका और लोगों को याद दिलाया है कि बिहार की पहचान क्रांतिकारी प्रदेश की रही है। क्रांति की इस धरती से इस बार बीजेपी को किस तरह हराना है, इसका मंत्र राहुल गांधी ने बिहार में दिया। आपको बता दूं कि शनिवार को पटना में एक तरफ राहुल गांधी संविधान की सुरक्षा के बारे में लोगों को आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी के इरादे संविधान को लेकर कितने खतरनाक हैं, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव चुनाव से पहले सियासी समीकरण साधने के लिए नई रणनीति बना रहे थे। लालू प्रसाद की अध्यक्षता में हुई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब तेजस्वी यादव के पास भी फैसले लेने के वही अधिकार होंगे जो अब तक आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लालू प्रसाद के पास होते थे। यानी आरजेडी की कमान अब तेजस्वी के हाथों में आ चुकी है। और वहीं राहुल गांधी ने भी शनिवार को यह जाहिर कर दिया है कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस क्यों जरूरी है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन के खत्म होने की बातें तेज हो गई हैं। खासकर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आमने सामने लड़ने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि अब न इंडिया का कोई भविष्य है और न ही कांग्रेस का भविष्य। लेकिन शनिवार को बिहार में सियासत का पहिया ऐसा घूमा कि अब बीजेपी की सत्ता के दिन पूरे होते हुए दिख रहे हैं। वैसे ही नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी निश्चिंत नहीं है कि उन पर कितना भरोसा कर सकती है और कब तक कर सकती है। नीतीश कुमार के इधर ही रहेंगे वाले आश्वासन के बावजूद बीजेपी उन पर नजरें रखे हुए है और वहीं नीतीश कुमार खुद ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनकी कुर्सी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बिहार में एक तरफ इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है, बल्कि शनिवार को एक तरह से उसका अघोषित आगाज भी हो गया। वहीं एनडीए में चुनाव के नाम पर ही दरारें पड़ती हुई दिख रही हैं। बिहार एनडीए के दोनों बड़े घटक दल यानी जेडीयू और बीजेपी के बीच आपसी विश्वास और आपसी तालमेल की कमी है, तो दूसरी तरफ सारे छोटे दल इस समय अपनी अपनी अहमियत साबित करने में लगे हुए हैं। सीटों को लेकर मोलभाव शुरू हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव तक एनडीए बरकरार रह पाएगा। सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी के साथ जाकर नीतीश कुमार ने अपना दो तरफा नुकसान कर लिया है। एक तरफ तो उनका सियासी कद छोटा होने के आसार बन रहे हैं और अगर वो कद बचाए जाएं तो फिर नीतीश का सियासी भविष्य खतरे में दिख रहा है। नीतीश के साथ साथ मोदी के लिए भी सत्ता बचाने की चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि बिहार के सियासी घटनाक्रम का असर अब सीधे दिल्ली पर पड़ रहा है। वहां एनडीए को जोड़े रखना बीजेपी के लिए चुनौती होगा और इसके अलावा आरएसएस की तरफ से क्या खेल खेला जा रहा है, इसका खुलासा होना भी अभी बाकी है। क्योंकि मोहन भागवत तो संघ की विचारधारा के हिसाब से बयान दे रहे हैं, लेकिन चुनावों के वक्त आते उनके बयानों से मोदी की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि बिहार से शुरू हुई सियासी हलचल क्या दिल्ली में हिला देगी मोदी की कुर्सी, और यह भी समझेंगे कि क्या इस बार फिर इंडिया गठबंधन पड़ेगा एनडीए पर भारी। आगे बढ़ें उससे पहले सुन लेते हैं कि बिहार की धरती को लेकर राहुल गांधी ने क्या खास बात कही है। सुनिए जरा। अगला चुनाव बिहार में है और यहां पे यह क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। यह विचारधारा की लड़ाई है। आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। आप बब्बर शेर हो, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हो, टाइगर हो। आप तैयार हो जाओ। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में हमें हराना है। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में हम इसको हराएंगे। आप सब
विचारधारा आपके खून में है, आपके डीएनए में है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। आप 24 घंटा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप 24 घंटा आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ते हो और आप डरते नहीं हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी बीजेपी और संघ की विचारधारा को हराने की बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। दरअसल देश की आजादी और संविधान को लेकर संघ एक बार फिर अपने गुमराह करने वाले दावे कर रहा है और ये काम सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से किया जा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में यानी सोमवार को मोहन भागवत इंदौर में थे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार देना था। इस मौके पर दिए अपने भाषण में भागवत ने देश की आजादी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। भागवत ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया जाना चाहिए, इसे ही भारत का सच्चा स्वतंत्रता दिवस मानना चाहिए। मोहन भागवत के शब्द थे, अनेक शतकों से परतंत्रता झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उसी दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई थी। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, राजनीतिक स्वतंत्रता आपको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में है। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ, लेकिन उसके जो भाव हैं उसके अनुसार चला नहीं और इसीलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान लें, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान लें। तो बात सही है कि देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन संघ के सारे सपने साकार नहीं हुए और इसीलिए उसके सिर से दुखों का भार भी कम नहीं हुआ है। संघ का सपना भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने का था और इस देश में संविधान की जगह मनुस्मृति का शासन कायम करने का था, लेकिन नेहरू, पटेल, अंबेडकर, मौलाना आजाद और इन सब से पहले गांधी जी के कारण भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। जिन्ना और सावरकर की सोच के मुताबिक 2 राष्ट्र तो बन गए, लेकिन भारत अपनी हजारों साल पुरानी पहचान को छोड़कर केवल हिंदुओं का राष्ट्र नहीं बना। यही आरएसएस की सबसे बड़ी पीड़ा है और यह आज तक बनी हुई है। गांधी जी की तो हत्या कर दी गई और नेहरू से लेकर अंबेडकर तक सबका अपमान किया जाता रहा। यह सिलसिला अब भी जारी रहा है। इसीलिए अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कहना फैशन बन गया है। तो मोहन भागवत ने संघ की सोच के हिसाब से 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी को महत्व न देकर यह बता दिया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तभी आजादी मिली है। इस बयान पर बीजेपी अब तक चुप है, यानी वो भी भागवत की बात से उनके बयान से सहमत है। लेकिन राहुल गांधी ने भागवत पर सीधे देशद्रोह की बात कही है, जिसमें अब मोदी फंस रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। Of a centralized understanding, Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason. Because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country, and it has built the success of this country on the foundations of the constitution. राहुल गांधी ने जो कहा वो बयान कायदे से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले ही आ जाना चाहिए था कि जो देश की आजादी या संविधान के खिलाफ बोलेगा उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन न प्रधानमंत्री और न ही कानून मंत्री ने इस बारे में कोई टिप्पणी की, बल्कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकत के साथ खड़े रहने का आरोप लगाया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि हम केवल भाजपा या संघ से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं।
नड्डा ने भी मोहन भागवत के बयान पर कुछ नहीं कहा। इसका मतलब बीजेपी भी यही मानती है कि देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 22 जनवरी 2024 को मिली। भागवत ने देश की आजादी के नायकों का अपमान किया और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने इसमें उनका साथ दिया, क्योंकि नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को उत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। बीजेपी अब तक राहुल गांधी या पूरे नेहरू गांधी परिवार पर आरोप लगाती थी, लेकिन अब उसने कांग्रेस के नाम पर स्वाधीनता सेनानियों का ही अपमान किया है। हालांकि आरोपों की ढाल बनाने के बावजूद बीजेपी अपनी हकीकत छिपा नहीं पा रही है। राहुल गांधी ने 15 जनवरी को नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर भागवत पर हमला किया, तो वहीं शनिवार 18 जनवरी को पटना में बताया कि बीजेपी और संघ किस तरह से देश में अंबेडकर, गांधी, बुद्ध और फुले की सोच को मिटाने में लगे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। कि संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी की सोच को वो मिटाने लगे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं उसको। तो राहुल गांधी ने पटना जाकर संघ और बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। वैसे यह काम राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन बिहार जाकर संविधान सुरक्षा का जो सवाल राहुल ने उठाया वो और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी बिहार में 2 साल पहले विपक्षी दलों को एक साथ लाने की पहल इसी नीतीश कुमार ने की थी, जिसके बाद इंडिया गठबंधन बना और फिर इसी विपक्षी मोर्चे ने संविधान और लोकतंत्र पर खतरे की तरफ देश को आगाह किया, तो बीजेपी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाया, वो 240 पर आकर सिमट गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर और झारखंड में बीजेपी को हार मिली। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा उसने जीते, लेकिन अब उस जीत पर भी राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं किया। कहीं ना कहीं कोई बेईमानी हुई है जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले ही इस बेईमानी से लोगों को सावधान करने का काम राहुल गांधी ने कर दिया है। साथ ही राहुल गांधी ने लोगों के हक की आवाज भी उठाई है। एक तरफ जातिगत जनगणना और पिछड़ों को पूरे अधिकार मिलने की बात राहुल गांधी ने की, तो वहीं पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे बीपीएससी छात्रों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई, जिससे बिहार की एनडीए सरकार की मुश्किल और बढ़ सकती है। राहुल गांधी का पटना दौरा केवल 1 दिन का था, लेकिन सुबह सीधे एयरपोर्ट से मौर्या होटल तेजस्वी यादव से मिलना, फिर बापू सभागार में संविधान सुरक्षा पर बात करना, फिर कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं से मुलाकात और चुनाव की तैयारियों का जायजा लेना, उसके बाद गर्दनीबाग में छात्रों से मुलाकात और फिर लालू प्रसाद के घर जाकर उनके पूरे परिवार से मिलना और साथ में चूड़ा खाना, ये सारी बातें बता रही हैं कि पटना से राहुल गांधी ने बिहार के आगामी चुनाव के लिए न केवल बिगुल फूंक दिया है, बल्कि एनडीए को साफ संदेश दे दिया है कि अब उसके सत्ता से जाने के दिन करीब आ गए हैं।
लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य यानी यादव परिवार के इन तमाम लोगों के साथ साथ राहुल गांधी आरजेडी के बाकी नेताओं से भी मिले। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मिलकर ही लड़ेंगे और इसमें नीतीश कुमार के लिए खासी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें जनता को बताना होगा कि आखिर उनकी विचारधारा इंडिया गठबंधन वाली है जिसमें संविधान बचाने की बात है, या फिर बीजेपी वाली है जो बार बार संविधान को बदलने का ऐलान नए नए तरीकों से कर रही है। तो नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकालकर चुनाव के पहले जनता के बीच अपनी साख मजबूत करने में लगे हुए हैं। विचारधारा के सवाल का जवाब नीतीश शायद अपने काम को दिखाकर देना चाहते हैं, लेकिन यहां भी उनके मुंह से कई बयान ऐसे निकल गए हैं जिन पर आरजेडी ने उन्हें घेर लिया है। नीतीश कुमार बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी पर भी फंस रहे हैं, क्योंकि पहले प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर आमरण अनशन पर बैठे, उनके उकसावे पर छात्र गांधी मैदान पहुंचे थे और उन पर लाठीचार्ज हुआ था। प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भी मिले और अब चिराग पासवान ने भी बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की बात मानी है और छात्रों को न्याय दिलाने की बात कही है। इससे साफ नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर पहले और अब चिराग पासवान के जरिए बीजेपी नीतीश कुमार की कुर्सी को चुनौती दे रही है, क्योंकि उसे बिहार में सत्ता ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चाहिए। अमित शाह इस बारे में पहले ही बयान दे चुके हैं। इधर एनडीए में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जिस तरह अभी से सीट शेयरिंग में अपने हिस्से को लेकर बयान दे रहे हैं, उसमें बीजेपी के लिए कम बल्कि जेडीयू के लिए चुनौती ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार से ही बलिदान मांगेगी। अब देखना यह होगा कि यह बलिदान केवल सीटों का होगा या मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी होगा। कुल मिलाकर इस समय नीतीश कुमार की अपनी सत्ता और सियासी भविष्य दोनों के लिए बीजेपी ने गड्ढा खोद दिया है, और वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में इंडिया को मजबूत करने जा रहे हैं। यह ऐलान भी शनिवार को हो ही गया है। ऐसे में क्या बिहार में एनडीए और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यह समय तय करेगा। लेकिन जब बिहार में एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी तो क्या दिल्ली में नरेंद्र मोदी की कुर्सी बच पाएगी या उससे पहले उनकी कुर्सी हिल रही है? जरा सोचिए। खैर, शायर कमर अब्बास कमर ने ठीक ही फरमाया है कि मैं अपने कत्ल का इल्जाम किसके सर रखूं, मैं अपने कत्ल का इल्जाम किसके सर रखूं, यहां तो मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।